हम आज कक्षा 11वीं राजनीति विज्ञान का अध्ययन करेंगे। इसमें भाग 2 आपकी किताब जो है वो भाग 2 का पहला चैप्टर संविधान क्यों और कैसे, इस विषय पर आज अपन अध्ययन करेंगे। अब संविधान है क्या? तो संविधान प्रत्येक राज्य के संचालन के लिए एक पद्धति या व्यवस्था है जो राजनीतिक विज्ञान की शब्दावली में संविधान कहलाती है। अरस्तू ने लिखा है, संविधान उस पद्धति का प्रतीक होता है जो किसी देश या राज्य द्वारा अपनाई जाती है। तो संविधान के बिना हम किसी भी चीज़ की कल्पना नहीं कर सकते हैं। संविधान के द्वारा ही शासन की समस्त नीतियों का संचालन किया जाता है। हम इसमें पढ़ेंगे संविधान किसे कहते हैं, संविधान समाज को क्या देता है, संविधान समाज में शक्ति का बंटवारा कैसे करता है और भारत का संविधान कैसे बना। तो भारत का संविधान एक सर्वोच्च संविधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। यह दिन 26 नवंबर भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित है और इसे संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं, जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश के संविधान से सबसे लंबा संविधान है और लिखित संविधान है। अब संविधान निर्माण के लिए एक सभा बनाई गई जिसको संविधान सभा का नाम दिया। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई और अगस्त 1946 में चुनाव हुए। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई। इसके बाद देश दो हिस्से भारत और पाकिस्तान में बंट गया था। संविधान सभा भी दो हिस्सों में बंट गई, भारत का संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 में अपना काम पूरा किया और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। इसी दिन से की याद में हम हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय संविधान को बनाने में लगभग 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। ये प्रश्न 2 नंबर का आता ही आता है। भारतीय संविधान में वर्तमान समय में भी 448 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। ये 25 भागों में विभाजित हैं, परंतु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 300 अनुच्छेद जो 22 भागों में विभाजित थे, इनमें केवल 8 अनुसूचियां थीं। संविधान में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था की गई। एक प्रश्न बच्चों ये भी आता है कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। ये आपके वैकल्पिक प्रश्नों में आता ही आता है, तो कृपया अच्छे ध्यान से इसको पढ़ें और नोट करें। संसदीय स्वरूप की संरचना कुछ अपवादों के अतिरिक्त संघीय है। केंद्रीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति है। भारत के संविधान की धारा 79 के अनुसार केंद्रीय संसद की परिषद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन हैं, जिन्हें राज्यों की परिभाषा में राज्यसभा तथा लोगों का सदन लोकसभा के नाम से जाना जाता है। हमारे संसद में 2 सदन हैं, पहला राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। उच्च सदन और निम्न सदन के नाम से भी इनको जानते हैं। उच्च सदन है राज्यसभा और निम्न या लोकप्रिय सदन लोकसभा को कहते हैं।
संविधान की धारा 74(1) में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसे सलाह देने के लिए एक रूप होगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति इस मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार अनेक कार्यों का निष्पादन करेगा। इस प्रकार वास्तविक कार्यकारी शक्ति मंत्री परिषद में निहित, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री है, जो वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अब भारतीय संविधान का अपन थोड़ा इतिहास देख लें कि पुराना इतिहास क्या था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जुलाई 1945 में ब्रिटेन ने भारत संबंधी अपनी नई नीति की घोषणा की तथा भारत की संविधान सभा के निर्माण के लिए एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा, जिसमें 3 मंत्री थे। 15 अगस्त 1947 को भारत के आज़ाद होने के बाद संविधान सभा की घोषणा हुई। इसने अपना कार्य 9 दिसंबर 1947 से आरंभ कर दिया। संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए, जिनमें थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। इस संविधान सभा ने लगभग 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में कुल 114 दिन बहस की। संविधान सभा में कुल अधिवेशन 12 हुए तथा अंतिम दिन 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर करके संविधान बनने में 166 दिन बैठक की गई। इनकी बैठकों में प्रेस और जनता को भाग लेने की स्वतंत्रता थी। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा के सभी 389 सदस्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने पारित किया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया। इस संविधान में सर्वाधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का है। इसमें लगभग 250 अनुच्छेद इस अधिनियम से लिए गए हैं। अब आता है कि संविधान क्यों आवश्यक है। तो किसी भी देश के लिए संविधान क्यों बनाया जाता है। पहला, संविधान का पहला काम यह है कि बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे और समाज के लोग आपस में मिलजुल कर भाईचारे का एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करें और मिलजुल कर रहें। संविधान का दूसरा काम यह स्पष्ट करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। संविधान का तीसरा काम यह है कि सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों की कोई सीमा तय करे। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं, सरकार कभी उनका उल्लंघन नहीं कर सकती। फिर संविधान इसलिए भी आवश्यक है कि वह सरकार की ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके जो जनता के हित में हो। फिर है भारतीय संविधान के उद्देश्य। भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रकट करने हेतु प्रायः उनसे पहले एक प्रस्तावना प्रस्तुत की जाती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से प्रभावित तथा विश्व में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। प्रस्तावना के नाम से भारतीय संविधान का सार, अपेक्षाएं, उद्देश्य, उसका लक्ष्य तथा दर्शन प्रकट होता है। प्रस्तावना यह भी घोषणा करती है कि संविधान अपनी शक्ति सीधे जनता से प्राप्त करता है। इसी कारण यह हम भारत के लोग इस वाक्य से प्रारंभ होती है। केहर सिंह बनाम भारत संघ के वाद में यह कहा गया था कि संविधान सभा भारतीय जनता का सीधा
प्रतिनिधित्व नहीं करती। अतः संविधान विधि की विशेष अनुकृपा प्राप्त नहीं कर सकता, परंतु न्यायालय से इसे खारिज करते हुए संविधान को सर्वोपरि माना, जिस पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। संविधान की प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। संविधान की प्रस्तावना। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत की गई प्रस्तावना को आमुख भी कहते हैं। के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म कुंडली का नाम दिया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्षता व अखंडता आदि शब्द जोड़े गए। अब संविधान बनाने के लिए संविधान सभा के समक्ष बहुत सी कठिनाइयां आई। तो कौन कौन सी कठिनाइयां थी उनको देखते हैं। कि भारतीय संविधान के निर्माणकर्ताओं के सम्मुख अनेक कठिनाइयां उत्पन्न हुई थी, जिन्हें संक्षेप में अध्ययन करते हैं। जिनका पहला, भारत की विशालता। भारतीय संविधान सभा को विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए संविधान निर्मित करना था। यहाँ विभिन्न धर्म और जातियों के व्यक्ति निवास करते हैं, तो संविधान निर्माणकर्ताओं को सबसे बड़ी समस्या सभी वर्गों को संतुष्ट करना था। दूसरा, मुस्लिम लीग द्वारा संविधान सभा का बहिष्कार। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभ हुई। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। इस मुद्दे पर मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया। उसने मांग की कि हिंदू तथा मुसलमान दो अलग अलग जातियां हैं, अतः दोनों के लिए पृथक पृथक संविधान सभाओं की व्यवस्था होनी चाहिए। कांग्रेस ने इस विरोध की उपेक्षा करके सभा द्वारा संविधान बनाने का काम जारी रखा। तीसरा, ब्रिटिश सरकार की कुत्सित नीतियां। ब्रिटिश सरकार की नीतियों के परिणाम स्वरूप भारत में सांप्रदायिकता, प्रांतीयता तथा भाषावाद इत्यादि अनेक समस्याएं खड़ी हो गई थी। इन समस्याओं की वजह से संविधान सभा के सदस्यों को कठिनाई का सामना करना पड़ा। सांप्रदायिकता। 1946 में सांप्रदायिकता चरम सीमा को छू रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक कठिनाइयां पैदा हुई। संविधान सभा को इस कठिनाई के दौर से गुजरना पड़ा। पाकिस्तान का निर्माण। 1947 में भारत विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के दो निर्माण ने देश के सामने प्रशासनिक, सामाजिक, सुरक्षात्मक समस्याएं पैदा कर दी थी। इन समस्याओं के संदर्भ में भी भारतीय संविधान सभा को विचार करना पड़ा। फिर है देशी रियासतें। देशी रियासतों ने स्वेच्छाचारी व्यवहार करके अनेक समस्याओं को उदित कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कैबिनेट मिशन द्वारा माउंटबेटन घोषणा द्वारा देशी रियासतों को यह अधिकार प्रदान किया कि वे चाहे तो स्वतंत्र रहकर
अपना और अपने आगे का कार्य कर सकें।